Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. चलो, थर्मोडायनेमिक्स का अभी तक कंसेप्ट समझ में हो गया, आगे क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नीट का सिलेबस रिड्यूस हो गया, कम हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में तो काफ़ी कम है ये, Yes, ma'am. है ना? ये क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का आपका ये है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स है, ये आपने पढ़ लिया है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? कौन सी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़? क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? मैम इंटेंसिव जो वो होती हैं जो मास और साइज से इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी। हाँ ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मतलब कि जिनको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, उनको है जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस है उससे मतलब है। प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, उनको है सब्सटेंस की मात्रा पे, उनको वो निर्भर है। मात्रा बदलेगी यानी कि उसका जो है वेट चेंज होगा कि कितना है, नंबर्स चेंज होंगे तो ये भी चेंज होंगे। मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, ये आगे पढ़ेंगे आप, गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब। अच्छा, हीट कैपेसिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, बताओगे हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी क्या है? मैम हीट कैपेसिटी होती है जो हीट रिक्वायर होती है किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। हाँ वेरी गुड, और इसके यूनिट्स क्या हैं? जूल अपॉन केल्विन। हाँ, जूल अपॉन केल्विन या जूल अपॉन डिग्री सेल्सियस। तो आज ये चैप्टर जो है वो मैं फटाफट कब तक ख़त्म करवा दूँगी। ओके, तो एक हीट ऑफ रिएक्शन है, ये है आपके सिलेबस में, हीट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कंसेप्ट ऑफ वर्क है, वर्क के बारे में आप समझ गए ना। हीट है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी आपने पढ़ा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? मैम किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है। हाँ, कितने क्या बोला, फिर से रिपीट करना जस्ट। मैम किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है। फिर हीट कैपेसिटी क्या है? फिर इसको मोलर हीट कैपेसिटी क्यों बोलते हैं? यू आर वेरी क्लोज। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल सब्सटेंस की हीट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ये आपके सिलेबस में है। और एक सीपी और सीवी है ना, सीपी सीवी बोला था मैंने, वो क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस स्पेसिफिक जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ? कैपेसिटी हाँ, और मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आगे, एट व्हाट मोलर हीट कैपेसिटी, वी क्यों लगाया? मोलर हीट कैपेसिटी तो बच्चे सी एम है, उसे इससे डिनोट करते हैं, सी एम से। यस मैम। स्मॉल एम डिनोट करेंगे ना, तो पर यहाँ पे वी क्यों लगाया है? ऊपर दिख रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नीचे सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सीपी। ठीक है। यस अच्छा, मैम। गुड़िया, गुड़िया यादव। यस मैम। हाँ जी, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में ना हीट एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, कोई सिस्टम और सराउंडिंग्स है, दोनों के बीच में जो है हीट एक्सचेंज हो रही है, मगर ना वहाँ पे कंडीशंस है, मैं बताती हूँ। टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो किसके बराबर होगा? जो हीट एक्सचेंज, बताना नहीं, वो आपने दूसरे बच्चे तो आप मत बताना, जिसको पूछा है वही बताएगा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ चलो, मैं आपको रिपीट करती हूँ। सिस्टम है और सराउंडिंग्स है, जिस
पेन टैब है ना मेरा। हाँ चलो मान लो सिस्टम है सराउंडिंग्स है, सिस्टम है सराउंडिंग्स है, दोनों के बीच में हीट एनर्जी जो है एक्सचेंज हो रही है। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एनर्जी है, इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। और टेम्परेचर है और दो कंडीशंस दी गई हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है। तो बताओ ये हीट एनर्जी जो है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो एक्सचेंज होगी, इसको ये किसके बराबर होगी? हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, कौन सी चीज़ पता लगा सकते हैं? एक स्टेट फंक्शन है जिसका हम पता लगा सकते हैं, वो कौन सा स्टेट फंक्शन है? मैम इक्वल टू आर होगा। नहीं बच्चे, वो Cp और Cv के बीच का रिलेशन है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो उनके बीच का रिलेशन है। ये आर आपका गैस कांस्टेंट है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ये मत भूलना। आर की वैल्यू 2 कैलोरीज हो सकती है अप्रोक्सीमेटली 8.314 जूल्स, जो आप पढ़ते हैं। डिफरेंट गैसेस के लिए Cv और Cp की वैल्यू डिफरेंट है। हाँ मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बताओ जल्दी। 1 मिनट ये आपको देती हूँ, 1 मिनट देती हूँ। मैम बता दीजिए, नहीं आ रहा। बच्चे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये बताया था ना, हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये यस यस मैम। है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तो वहाँ वर्क होगा ही नहीं, जहाँ वॉल्यूम चेंज होगी वहाँ पे मैकेनिकल वर्क होगा। ठीक है। अच्छा मान लो अब ये dv की जगह dp लगा दिया, dp इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा? तो हीट एनर्जी एक्सचेंज वहाँ पे भी होगी, फिर वहाँ पे क्या आएगा? क्या चीज़ आएगी? ये सोफिया क्या आएगा? हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स व्हेन टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर आर कांस्टेंट, देन दैट विल बी इक्वल टू व्हिच स्टेट फंक्शन? एंथैल्पी। हाँ जी, एंथैल्पी। हाँ ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी है बच्चे। एंथैल्पी हम टोटल जो एंथैल्पी है ना उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। स्टेट फंक्शन क्या होता है? मैम जो प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दो गुड़िया, एग्जाम्पल दो स्टेट फंक्शन के। स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल दो गुड़िया, अभी अभी तो बोला मैंने। व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? गुड़िया यादव। अच्छा यहाँ पे गुड़िया यादव जल्दी बोलो। यस मैम, मेरी आवाज़ कट रही थी आपकी। हाँ जी हाँ जी, हाँ स्टेट फंक्शन का कोई एग्जाम्पल दो। N is the number of moles,
ये रिलेशन है, आपने याद रखना है। और एक और रिलेशन है Cp अपॉन Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर ओवर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डिनोटेड बाय दिस गामा। और ये है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, यानी कि वो मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, या ये ट्राइएटॉमिक है। क्या होता है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, क्या होता है सोफिया, क्या होता है बच्चे? मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं? मैम इसमें सिंगल एटम होता है वो मोनोटाइमिक होती है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। एग्जाम्पल पता है कोई? नोबल गैसेस, डायटॉमिक है आपका, ऑक्सीजन, नोबल हाइड्रोजन, गैसेस। है ना? ठीक है, बढ़िया, शाबाश। ट्राइएटॉमिक है आपकी, जैसे ओजोन। तो ये Cp अपॉन Cv है जो गामा है ना, जिसे हम गामा और वाई में कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल वाई नहीं है, गामा है। गामा इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं। ठीक है, Cp अपॉन Cv जो है गामा, और ये जो है मोनोएटॉमिक फॉर मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक गामा की वैल्यू जो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक गैसेस के लिए डिफरेंट है। गैसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस Cp अपॉन Cv जो है इसकी वैल्यू है 1.66, डाईएटॉमिक के लिए 1.40 एंड ट्राईएटॉमिक के लिए 1.30। ठीक है, 1.66, 1.40, 1.30, ये याद रखना। ठीक है, ये वैल्यू है कांस्टेंट। For monatomic gases 1.66, diatomic 1.40, triatomic 1.30। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस करी थी ना। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या है? कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन है, उनमें जो है हमने जो एनर्जी जो निकली उसकी कैलकुलेशंस है, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है एनर्जी का, हमने उस केमिकल इक्वेशन में जो है इंक्लूड की। यानी कि जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दैट इंक्लूड फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, यानी कि आपको फिजिकल स्टेट जरूर लिखना है, एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द एनर्जी चेंज, और उसकी वैल्यू लिखी होगी, उसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा अलॉन्ग विद द यूनिट्स। ठीक है, अच्छा ये डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों लिखा गया है? डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू 572 किलो जूल। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन के क्या इसके बारे में क्या बता रही है? जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? होगा हाँ जी, मैम, वो डेल्टा एच रिएक्टेंट। नहीं बच्चे, रिएक्टेंट नहीं है ये चेंज इन एंथैल्पी है। यहाँ पे एनर्जी के बारे में बता रहा है ना, रिएक्शन में एनर्जी की बात हो रही है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है वो। और आपने जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे उनके जो है आपने स्टेट जरूर लिखने, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर इसको ये यहाँ पे डाला जाएगा ना, इस 572 किलो जूल्स को इस रिएक्शन में डाला जाएगा, तब यहाँ पे माइनस आता है। ये पिछली क्लास में आपको बताया गया है। अगर इसे अलग से चेंज इन एंथैल्पी इसके फॉर्म में लिखा जाए तब ये माइनस है, प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि यहाँ पे जो है एनर्जी लग रही है, ऑब्जर्व हो रही है, यानी कि H2O में ना ये वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो ब्रेकिंग ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो है वैल्यूज जो है ना नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दी जाती है। कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बताया था पिछली क्लास में? स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं बच्चे। What are the standard conditions of temperature and pressure? 298 Kelvin is the standard temperature and 1 atmosphere be the standard pressure.
अब यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन में फ्रैक्शंस भी यूज़ किया जा सकते हैं। कॉफिशेंट है ना, कॉफिशेंट मतलब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखेंगे 2 है ना, मोल्स भी, इन्हें मोल्स भी बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स भी एक तरह से मोल्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, कॉफिशेंट बोलते हैं इन्हें। अब यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन में फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो है आपकी चेंज इन एंथैल्पी ना, ये यहाँ पे तभी यहाँ पे क्यों लिखते हैं लिक्विड गैस सॉलिड क्यों स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है द स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दे इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आपने जैसे मान लो ना इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 2 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है ना, तो ये आपको ये एंथैल्पी की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपने है ना ये रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, लिख दिया 2H2 प्लस ऑक्सीजन फिट फॉर्म्स 2H2O, अगर मैंने इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, देन ये जो है डेल्टा H की वैल्यू जो है, इसकी जो है मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, अलॉन्ग विद द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और ऑब्जर्व्ड, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी जो ऑब्जर्व होगी वो मेंशन करनी है आपने, नहीं तो वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन रह नहीं जाएगी। और स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स है, आपने कॉफिशेंट्स का ध्यान रखना है। कॉफिशेंट है, अगर ये पूरी इक्वेशन एक पर्टिकुलर इससे मल्टीप्लाई करी जाएगी एक पर्टिकुलर कॉफिशेंट से, तो आपकी जो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर इस साइड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, हम उसे रिवर्स कर दे तो उसकी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू जो है सेम तो रहेगी, पर साइन है उसका चेंज हो जाएगा। जैसे ये जो दूसरा आप देख रहे हैं CH मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कंबस्शन ऑफ मीथेन, इसको दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स कर दो तो ये जो माइनस से हट जाएगा। और इसको पूरे 4 5 जिससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 से मल्टीप्लाई, 5 से, ये भी 5 से। ठीक है, अब आ गया हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो चेंज हो गया एंथैल्पी में एक केमिकल रिएक्शन में जो होगा रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अब आपको जैसे बोल दिया चेंज इन एंथैल्पी आपकी फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उन पर डिपेंड करेगी। रिएक्टेंट्स की क्या क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी लोगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं कि हाइड्रोजन है आपका, तो फिजिकल स्टेट की वो गैस, लिक्विड और सॉलिड है, इस चीज़ का फर्क पड़ता है। अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है तो यहाँ पे फ्रैक्शनल कोफिशिएंट भी लग जाएगा। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन है तो डोंट फॉरगेट टू स्पेसिफाई दी फेज ऑफ दी पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे मैं लिखना भूल गई थी ना यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे अब मान लो H2O है, वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिला, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल r जो है छोटा सा, ये है स्मॉल r छोटा सा नीचे, डेल्टा, फिर यहाँ पे H लगेगा। तो इसके लिए जो वैल्यू है वो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन, 286 किलो जूल्स इसके लिए वैल्यू है। अब यही सेम रिएक्शन है, यही सेम प्रोडक्ट्स हैं, कंडीशंस है चेंज कर दी गई, आई मीन रिएक्टेंट्स हैं, कंडीशन चेंज कर दी गई है, तो है जो हमें मिला H2O ही मिला, बट उसका ना स्टेट अलग होगा। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा हीट सप्लाई की गैशियस फॉर्म में मिला, इसके लिए जो है इसकी वैल्यू जो है अलग होगी। अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H स्मॉल r, डेल्टा नीचे स्मॉल r फिर H, ये होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पूरा केमिकल रिएक्शन होगा, जो भी एंथैल्पी चेंज लगेगा, दैट चेंज इन एंथैल्पी दैट अकम्पनीज अ केमिकल रिएक्शन, जो पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी एंथैल्पी चेंज जो होगी उसे कहेंगे केमिकल ऑफ, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और जो है मैंने बोला यहाँ पे स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, क्वांटिटीज हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पहले फिजिकल स्टेट की बात करूँ मैं कि स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स कैसे कर रहा है, तो पहले लिक्विड फॉर्म में बनाया, जिसके लिए कितनी जो है हीट ऑफ रिएक्शन लगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब गैशियस फॉर्म में बना तो इसके लिए कितनी इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे 242 किलो जूल्स, यानी कि यहाँ पे जो है ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए, और जब गैशियस फॉर्म में बन रहा है तो कम हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ दी
states of the reactants as well as products, they also influence the enthalpy of reaction. और quantities भी influence कर रही हैं. quantities हैं quantity of reactant, जैसे कि again यहाँ पे आपने specify करना है. यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा दूँ दूसरी रिएक्शन में. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब कि 2 टाइम्स ले लें हम रिएक्शन, इसको पूरी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें. अगेन मैं फिर से वो स्पेसिफाई करना भूल गई, स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट. अब इसको सोच लो हमने सारा डबल कर दिया, यहाँ पे डबल क्वांटिटी में ले लिया. तो जो पहले वाला है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नीचे स्मॉल आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी, सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी निकलेगी 286 किलो जूल. अब ये जो दूसरा है हमने मल्टीप्लाई कर दिया. क्या बोला था मैंने, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी कि हमें सिंपली पता चल जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके जो है हमने डबल कर दी क्वांटिटी, यानी कि ये भी डबल हो जाएगा. 286 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट -572 किलो जूल्स योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. फिर एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन. एलोट्रोपिक्स पता है क्या होते हैं? एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी क्या होती है सोफिया? एलोट्रोपी क्या होती है? व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी क्या होती है बच्चे? व्हाट इज एलोट्रोपी? एक वो कार्बन डायमंड कर सकता है, ग्रेफाइट में भी ग्रेफाइट लेयर्स होती हैं, कार्बन का और एलोट्रोपी आपकी कि स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन विच इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म. एक एलिमेंट है कोई भी एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे कहेंगे हम एलोट्रोपी. जैसे इसका मैंने सबसे पर्टिकुलर एग्जांपल लिख दिया. ठीक है. फिजिकल. अब एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस भी इसकी जो वैल्यू है उसे चेंज इन्फ्लुएंस करेंगे. कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. कंडीशन ऑफ जो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे पैरामीटर्स जो है आपके जो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन को जो है केमिकल इक्वेशन से इन्फ्लुएंस करेंगे. एलोट्रोपिक जैसे मैंने बोला, अब जैसे कार्बन है ग्राफाइट की फॉर्म में, सॉलिड है, डेफिनेटली थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे सॉलिड है ग्राफाइट की फॉर्म में. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कार्बन ग्राफाइट की फॉर्म में. अब उसका कंबस्टन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना आपका गैसियस फॉर्म में. अब इसके लिए जो वैल्यू है वो होगी -393.5 किलो जूल्स. अब यही कार्बन है दूसरे स्टेट में ले लो, इसी कार्बन को जो है डायमंड, अब हमने यहाँ पे डायमंड की कंबस्टन की, सॉलिड डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कंबस्टन, कार्बन डाइऑक्साइड बना. लेकिन यहाँ पे जो है हम कोई भी बोलेगा केमिकल रिएक्शन तो एक ही है, फिर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे एलोट्रॉप्स अलग अलग है. कार्बन जो ऊपर वाला ब्लैक में लिखा मैंने वो ग्राफाइट था, नीचे जो लिखा वो डायमंड है. अब यहाँ पे जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, -3, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -395.4 किलो जूल्स, -395.4 किलो जूल्स. यानी कि दोनों डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, उनकी जो है हालांकि भले ही सेम उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट जो है डिफरेंट फॉर्म होने की वजह से जो है हीट ऑफ रिएक्शन अलग है. फिर चलो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन. अब आपका नीट का सिलेबस जो है वो बोल रहा है कि एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, ओके हाँ, एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड कंबस्शन, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, हाइड्रेशन, आयनाइजेशन एंड सॉल्यूशन. क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स है. ये आपका हेस लॉ, ये भी पढ़ेंगे आप. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस हैं. अब
अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले हम बात करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ नहीं है, हीट एनर्जी चेंज होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा व्हेन 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, लेट अस सपोज कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड है AB2, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है AB2। अब वो किससे बना है? 2 एलिमेंट से बना है, 2 टाइम्स ऑफ B एंड 1 टाइम्स ऑफ A प्लस 2B AB2। ये कोई भी आर्बिट्ररी मैंने अपनी तरफ से रिएक्शन ले लिया है। अब सोचो इस AB2 जो है इसका 1 मोल बनाना है, इसका 1 मोल बना, 1 मोल जो है रिएक्शन हुआ, ये पूरा रिएक्शन हुआ, ये पूरा रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद इस पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट का 1 मोल बना। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो 1 मोल बना, जितना भी एनर्जी चेंज आया, एंथैल्पी चेंज जितना भी आया, दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ लेट मी गिव यू द एग्जांपल। क्या है? सबसे पहले हीट एनर्जी चेंज या फिर एंथैल्पी चेंज that accompanies the formation heat energy change, enthalpy change that accompanies the formation of 1 mole of a compound from its constituting elements। जो जिस एलिमेंट से मिलके बना होता है ना, वो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके उस पर्टिकुलर जो है कंपाउंड का जो है 1 मोल बनाते हैं, जो पूरा एनर्जी चेंज लगा उसके लिए, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी एंथैल्पी चेंज लगा, एंथैल्पी चेंज जितना भी, that accompanies the formation of 1 mole of a compound from its constituting elements at a given temperature and a given pressure। अब हमने पढ़ा है ना, ये हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये डिफरेंट पढ़ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? अब हमने पढ़ा है ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, सबसे पहले तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इट इज़ द डिफरेंस इन द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, डिफरेंस। अब जो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, अब मतलब हर तरीके का रिएक्शन होता है, सब्लिमेशन है, एटमाइजेशन है, कंबस्शन है, डिफरेंट तरीके के। अब ये जो है, ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी एंथैल्पी चेंज को, ये चीज़ें भी, इसीलिए आपके डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ दिस एंड दैट, जो अभी आप पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वगैरह वगैरह, कंबस्शन। अब इन सारे पर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन और द नेचर ऑफ द चेंज इन विच द स्पीशीज इन अ रिएक्शन अंडरगो, एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शंस हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी कि जो है यानी कि जिस तरीके से कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो हो रहा है ना, वो भी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप समझ गए ना क्या बोला मैंने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले लेट मी टेल यू द एग्जांपल, इसे कैसे डिनोट करते हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है स्मॉल r, वैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है स्मॉल f, लाइक दिस, स्मॉल f कैपिटल H, इट इज नोटेड बाय दैट। अब क्या बोला मैंने, हीट एनर्जी, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन लिखती हूँ मैं, जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन किससे बना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन बतानी है तो स्टेट बताओ, सॉलिड कार्बन, गैस आपकी ये हाइड्रोजन, देन गैसियस फॉर्म में आपका मीथेन। तो अब आप यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी जो है पर्टिकुलर क्वांटिटी में इवॉल्व होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी पर्टिकुलर क्वांटिटी में इवॉल्व होगी, 74.8 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, तो यही कहानी है कि हीट जो मीथेन को बनने में इसके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स जो हैं क्या है, कार्बन और ये हाइड्रोजन।
इसकी कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट से बनने में जो मीथेन का, इसका 1 मोल बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी चेंज लगेगी, 1 मोल याद रखना, 1 मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर, इस कंपाउंड को जो इसके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट से बनाने में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट अ पर्टिकुलर प्रेशर जो एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी चेंज लगेगी, दैट इज डिफाइंड योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ जी सोफिया। सोफिया, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे बताना, आगे आप बताओगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी वैल्यू नहीं बतानी, वो नहीं आपको पता लगेगी, वो याद नहीं रहेगी, वो नहीं, याद भी नहीं रहती किसी को भी। यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेके बताओ। हाँ जी सोफिया, अभी जो मैंने बोला, गुड़िया, गुड़िया यादव, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया उसके बारे में बताओ कि क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल पकड़ के बताओ मुझे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके सिलेबस में भी है बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताओ जो मैंने एग्जांपल दिया अभी। एंथैल्पी ऑफ मैम मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं, वो मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा पहले हो रही थी। कोई बात नहीं, आप ये डिस्कनेक्ट कर गई, लीव कर गई। कार्बन सुन रहा है, वैसे सुन रहा है आपको? यस मैम। हाँ, अब जैसे मान लो ना कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किससे बना है, किस किन एलिमेंट से बना है, कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स कौन से हैं उसके? कार्बन और ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, शाबाश। कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का किस स्टेट, कौन सा स्टेट होगा? मोनोटॉमिक। नहीं बच्चे, मोनोएटॉमिक नहीं, सॉलिड। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे मैं एटॉमिसिटी नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ फेज कौन सा होगा, और ऑक्सीजन का कौन सा होगा, गैसियस, ठीक है। आपने थर्मोकेमिकल रिएक्शन में ना फेज जरूर लिखना है कि कौन सी स्टेट में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आपने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के मैंने एग्जांपल जैसे एक्सप्लेन किया, मेरे साथ रिपीट करोगे? यस मैम। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में चलो पहले बोलो, द हीट एनर्जी चेंज, बोलो द हीट एनर्जी चेंज द हीट एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी चेंज that accompanies that दैट हाँ जी, that accompanies, accompanies हाँ जी, accompanies the formation of the formation of 1 mole 1 mole of a compound of a compound from from its its constituting elements constituting at a elements given temperature at a at a given at temperature a and given given pressure। and given pressure। हाँ ये है, ठीक है, क्या समझे इससे आप?
अब जैसे मैं एग्जांपल दे कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, आपने बोला उसके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स है कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये एंथैल्पी चेंज है that occurs in the इसमें formation of one mole कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन से बनाने में जो है जो पूरा रिएक्शन हुआ कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में जो है कार्बन और ऑक्सीजन से बनाने में जो एनर्जी चेंज लगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल दोगे आप, यस एक मैम, एग्जांपल दोगे? यस मैम, पर मैम ये तो सबके लिए सेम ही होगा ना। क्या चीज? इसमें बोले नहीं बेटा, ये सबके लिए सेम नहीं होता, जैसे अभी बताया नहीं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के। अब हर के एलिमेंट्स का फिजिकल स्टेट तो सेम होगा नहीं। टेम्परेचर यस प्रेशर वॉल्यूम ये कंडीशंस डिफरेंट होंगी, कितनी मात्रा में लिया गया ये कंडीशन डिफरेंट होंगी। यस मैम, एक पर्टिकुलर कार्बन लिया है, डायमंड भी हो सकता है, ग्राफाइट भी हो सकता है, ये स्टेप इसके ऊपर है। तो हर जो एलिमेंट है उसका अपना नेचर है, हर एलिमेंट का अपना नेचर है। वो जिस कंडीशंस में रिएक्ट कर रहा है वो भी इन्फ्लुएंस करेंगी, उसके आसपास की सराउंडिंग्स भी इन्फ्लुएंस करेंगी। अब यस मैम, टेम्परेचर प्रेशर कई बार हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कई बार हो सकता है वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कई बार चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पे ये है डेफिनेटली 1 मोल है, सभी का 1 मोल है, लेकिन 1 मोल ऑफ एवरी कंपाउंड कोई भी है जो बन रहा है पर्टिकुलर जो है सब्सटेंस, 1 मोल ये चीज़ सेम है। लेकिन आपको भी पता है ना 1 मोल जो है जो एक जो कितना जो है मॉलिक्यूलर जो है मास है 1 मोल ऑफ एवरी कंपाउंड वो डिफरेंट ही होता है, क्योंकि हर एक एटम है उसका अपना मास है, एटॉमिक मास है, हर एक एटम का अपना एटॉमिक मास है। तो 1 मोल ऑफ जो है हर सब्सटेंस का जो 1 मोल है उसका सेम जो है मास नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू भी सेम नहीं होगी, यस मैम। है ना? ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, काफ़ी हो रही है। एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आता है, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है बताई थी मैंने, टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा होता है? बच्चे स्टैंडर्ड कंडीशंस बताना, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है उसमें, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द फॉलोइंग रिएक्शन इज अकरिंग। आपको वैल्यू नहीं बताएंगे, आपको खुद बोलेंगे, खुद ही पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है। यस मैम, स्टैंडर्ड कंडीशंस है जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर, वो है कि जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे एक सेट जो है ऑलरेडी सेट किया गया, एक मानक सेट किया गया है जो है टेम्परेचर और प्रेशर का जो है, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड कंडीशन। यस मैम, हाँ एक पर्टिकुलर जैसे हम बोलते हैं ना सी लेवल है, एक सी लेवल है, एक सी लेवल से कंपैरिजन करते हैं हाइट्स की, वैसे ही एक्सपेरिमेंट में भी ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर भी एक सी लेवल की तरह ही मान लो, एक पर्टिकुलर मानक है। जैसे मान लो ना 0 होता है ना स्केल पे, अब 0 से कंपेयर करते हैं ना कितना वो है 1 2 3 4, यानी कि 1 जो है 1 यूनिट आगे, 2 यूनिट्स आगे, इस तरह का कंपैरिजन ये किया जाता है। सी लेवल में भी कि इतने मीटर सी लेवल ऊंचा है, इतने मीटर सी लेवल ऊंचा है, किलोमीटर वगैरह। वैसे ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी एक तरह से यही काम करते हैं, सेट टेम्परेचर सेट प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है अभी आपका बताया मैंने 1 एटमॉस्फेयर है ना, और टेम्परेचर डिफरेंट जो है अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, जैसे मैंने अभी तो बोला 298 केल्विन, कहीं जो होता है द अदर 273 केल्विन भी होता है, 273 केल्विन नहीं बेटा, एक तो 298 केल्विन होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को भी मान लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ठीक है वही बात है।
क्या 298 केल्विन है, मतलब कि डिफरेंट जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे जो है एक जो है स्टैंडर्ड जो है लोअर जो है मानक माना जाता है, उसके कंपैरिजन में जो है हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की जो है मतलब कि जो चेंजिंग कंडीशंस है, एक तो सेट है, एक सेट रखा जाता है, उस वो जो है हम बोलेंगे इसके उससे कंपैरिजन किया जाएगा ना, उस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरामीटर्स टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, वो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम वो स्टैंडर्ड रखे जाएंगे और जो चेंज होंगी बाकी वो इनसे कंपैरिजन की जाएंगी। ये बात है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में यूजुअली जो है या तो ये 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ये 298 केल्विन, और आपका प्रेशर है उसकी भी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे हम मोस्टली यही लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन क्या है? कुछ नहीं है, वही चीज़ है लेकिन अंडर द कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, जो कि नॉर्मली 298 केल्विन लिया जाता है एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा स्मॉल एफ छोटा सा ये सबस्क्रिप्ट, कैपिटल एच लार्ज एच कैपिटल एच, और ये ऊपर ये जो है ये दिस इज डिनोटेड स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एक और चीज़ है, एक बड़ी काम की चीज़ बताती हूँ कि बाय कन्वेंशन साइंटिस्ट ने एक तरह से बाय कन्वेंशन जो है ना, अब हम यहाँ पे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे अमोनिया है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना, कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन ऑक्सीजन से बना। अब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर देंगे, कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो कार्बन है, बोलेंगे इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर देंगे, कार्बन की बता दो, सल्फर की बता दो, किसी की भी बता दो, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम ले दिया, हम बोलेंगे भैया ये इसके तो कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स नहीं, ये तो उससे बनता है एटम से मिला के बनता है, इसका कहाँ ढूंढने फिर बैठेंगे। तो जो है बाय कन्वेंशन साइंटिस्ट ने जो है फॉर्मेशन ऑफ और जितने भी फ्री एलिमेंट्स है ना, उनकी स्टैंडर्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट्स, उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, उस सब को जो है उन्होंने सब ने 0 ले लिया है, 0 बाय द कन्वेंशन एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फ्री एलिमेंट्स यानी कि जो है उससे नहीं बन रहे, कंबाइंड स्टेट में नहीं है, दे आर नॉट इन अ कंबाइंड स्टेट, किसी के साथ भी उनका जुड़ाव नहीं हुआ है, दे आर कम्प्लीटली फ्री नेटिव स्टेट में ही है। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, कोई भी आप ले लो, आयोडीन हो गया, जैसे कोई भी ले लो, आप बोलेंगे इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ। अब हम बोलते हैं कि कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं, कंस्टिट्यूटिंग तो यहाँ पे है नहीं, अब एटम्स के तो हम जोड़ने नहीं बैठेंगे कि उनकी एंथैल्पी वो आपस में जुड़े तो कितनी एंथैल्पी चेंज हुआ, तो ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या ऊपर एक डॉट से डिनोट करना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसकी वैल्यू जो है that will be 0 for the constituting elements and it is under the conditions of set conditions of temperature and pressure, यानी कि standard conditions, temperature 298 Kelvin, pressure 1 atmosphere। ठीक है, अच्छा सोफिया, हाँ जी गुड़िया, यस मैम। हाँ जी गुड़िया बच्चे, ये बताओ कि लिथियम की जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? मैम स्टैंडर्ड तो सबकी सेम होगी ना? नहीं बच्चे, स्टैंडर्ड भी सेम नहीं होती है सबकी। डेफिनेटली टेम्परेचर प्रेशर जो है वो सेम है, 1 मोल की बात कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन आपको पता ही है ना कि अब डिफरेंट एलिमेंट्स है, उनका अपना एटॉमिक मास है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो अलग अलग उनका नेचर है, और बोला कि ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर पे मत जाओ, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट कौन से फेज में सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्या फिजिकल स्टेट है उसकी, वो किस एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ये सब, और डिफरेंट एलिमेंट्स है, यही तो हमारा वो पढ़ने का मकसद है। एलिमेंट्स जो है, हर एलिमेंट जो है उसकी अपनी एक
डिफाइनिंग अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग एटॉमिक मास, अलग एटॉमिक नंबर। अब वो रिएक्शन करेगा तो वो भी अलग। मैम लिथियम का क्या होगा? हाँ मैं बच्चे मैं वही पूछ रही हूँ, अभी मैंने बोला नहीं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यस मैम। है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ तो क्या बोला, फ्री एलिमेंट्स के बारे में बोला। फ्री एलिमेंट्स कौन से हैं? एलिमेंट्स, फ्री एलिमेंट्स यानी कि किसी के साथ भी कंबाइंड नहीं है वो, दे आर एग्जिस्टिंग इन अ फ्री स्टेट। यस मैम, तो जीरो। हाँ जीरो बिल्कुल सही, ठीक है ना, यही बोला मैंने। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ऑल फ्री एलिमेंट्स हैं, इट इज अज्यूम टू बी जीरो। ये अपनी तरफ से साइंटिस्ट ने इट इज अज्यूम टू बी जीरो, जीरो ही बना ली, क्योंकि तो कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स तो है नहीं इनके, और एटम्स का तो हम करने बैठेंगे नहीं। ओके ठीक है, तो अब एक जनरल इक्वेशन है जैसे आपके इसमें आ जाती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। अब हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पता लग गया ना, क्या होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बताओ अपनी तरफ से। सोफिया आपको समझ आ गई है ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? अब आप बताओ क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेकर बताओ। मैम जो एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज होती है हाँ जी फॉर्मेशन में, एक मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन में, ठीक है, वेरी और गुड। एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे। हाँ जी वेरी गुड, शाबाश। और स्टैंडर्ड कब होती है? जब एक स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, यूजुअली 298 या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 273 केल्विन जो है आपका, ये भी है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के लिए डिफरेंट सेट ऑफ जो है टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे जो है यूजुअली है 298 केल्विन, और जो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपने इससे अगर आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर भी वही बात है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना जो आपकी, इट इक्वल्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बहुत काम की चीज़ है, ये पूरे जो है आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे ना जब, तो उसमें ये बहुत ईजी हो जाएगा। प्रोडक्ट्स कोई भी रिएक्शन है ना, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो कुछ नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिफरेंस बिटवीन दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आपका फ्री एलिमेंट आ गया तो फिर आपके तो मजे हैं, वहां तो आपका खुद ही जीरो लग जाएगा, ठीक है, ये बात है। यस मैम। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ये जो ऊपर एक छोटा सा गोला बनाएंगे, बीच में एक डैश अगर नहीं भी लगाओगे ठीक है, ये है, आपने इसके द्वारा डिनोट करना है। ये समेशन के लिए है, कम्युलेटिव के लिए ये मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है ये साइन, यानी कि जो है आपने पहले तो आपने ना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो अगर आपको दी जाएगी या तो खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो आपको दी जाएगी, कई बार वो आपको लंबा खींचने के लिए खुद ही कैलकुलेट करने को बोलते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है। पहले फिर जितनी भी हैं प्रोडक्ट्स हैं उन सब की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, उन सबको जैसे ए बी प्लस सी डी फॉर्म्स ए डी प्लस बी सी। अब क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी यहाँ पे रिएक्टेंट्स के जो हैं और प्रोडक्ट्स के आपने स्टेट जरूर लिखने की, कौन सी गैस लिक्विड सॉलिड में, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला गया कि आज पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, इसकी पूरी रिएक्शन की बताओ, तो कैसे बतानी है? तो सबसे पहले आपको दी गई और आपको वैल्यू दी गई है इन सब की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, जो आपने ये जरूर ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड वर्ड जरूर देखना। अगर जो है
ये दिया गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड अंडर द कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और आपको इसकी वैल्यूज दी गई हैं सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अंडर द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या करना है आपने, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी वैसे ही निकल आएगी। सबसे पहले आपने एडी का एडी और बीसी इन दोनों की जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस कर देंगे। डेल्टा जो फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है एडी और प्रोडक्ट्स की आपने प्लस कर देंगे। पहले प्रोडक्ट्स की प्लस करेंगे, फिर उसके बाद उसे माइनस करेंगे उसमें से रिएक्टेंट्स की। इन दोनों की भी प्लस कर दो, इन दोनों की भी प्लस कर दो। अब ये जो है प्रोडक्ट्स वाली आगे लिखो, रिएक्टेंट्स वाली पीछे लिखो। ये आ गई आपकी जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द होल रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है आपकी मिल गई, ठीक है। और ये है फॉर्मेशन वाली से हमने कैलकुलेट की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। और जितनी लोअर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी ना, जितनी लो इसकी वैल्यू होगी, कुछ बातें बता दूं, जितनी लो होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उतनी ही लो होगी स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की। lower the value of standard enthalpy of formation of a particular compound, lower will be the stability of that compound। और जो compounds है ना जिनकी positive enthalpy of formation है, जिन ओके चलो अब आ गया एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है बताना मुझे। कंबस्शन क्या होता है, व्हाट इज कंबस्शन, बताओ कोई। तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कंबस्शन के बारे में। कंबस्शन बताओ क्या होता है। आप कंबस्शन को पता होगा आपको, तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। बढ़िया। कंबस्शन क्या होता है बेटा, व्हाट इज कंबस्शन। हाँ जी सोफिया, क्या होता है कंबस्शन। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, भूल भी गया तो व्हाई आर यू फीलिंग सो लो, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, भूल जाती है कई बार, मुझे भी बहुत सिंपल सी चीज़ें भूल जाती हैं, नो नीड। क्या कंबस्शन कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, कोई भी चीज़ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और हीट इवॉल्व कर रही है। देयर इज इट इज़ ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ है रिएक्ट कर रही है और हीट इवॉल्व हो रही है उस रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। केमिकल प्रोसेस से ही, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ आया। मैम एक बार रिपीट कर दी। कंबस्शन कंबस्शन कुछ नहीं है, केमिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। कुछ कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो है रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा अलोंग विद द इवॉल्व हीट, बहुत सारी हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी। जैसे फ्यूल बर्न करते हैं ना कोई, तो खूब सारी वो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो उसी वजह से हमें काफ़ी एनर्जी मतलब मिलती है। यस मैम। है ना, कंबस्शन ये छोटी क्लासेस वाला है, चलो कोई बात नहीं। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन खुद बताओगे क्या होता है। मैम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या डिक्रीज इन एंथैल्पी। अच्छा एक छोटा सा मैं अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आपको अगर पूछूं एक क्वेश्चन तो बताओगे। एक क्वेश्चन पूछूं आराम से, बहुत आराम से है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है। ओके मैम। ठीक है, अब ये नोट करना, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ Fe2O3 फेरिक स्टेट में यहाँ पे आपका आयरन Fe2O3 जो है सॉलिड, ये सॉलिड है, इज माइनस 824.2 किलो जूल्स पर मोल। 824.2 किलो जूल्स पर मोल ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब आपको इसके लिए हीट चेंज कैलकुलेट करना है। बताओ कैसे करोगे? कैलकुलेट हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। मैम इसका फॉर्मूला बता दीजिए, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आपका एक हिंट दे देती हूँ, जो अभी मैंने बताया नहीं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू standard enthalpy of formation of products minus is the difference between the enthalpy of formation of the products minus standard enthalpy of formation of reactants. ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए, करोगे ये होमवर्क? ये होमवर्क में करके लाना, मैं आपको भेज दूंगी, आप ट्राई करना इसको। ये आपका Yes, ma'am. छोटा सा होमवर्क है, एक और छोटा सा दूंगी मैं आपको एंथैल्पी वाला। कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने को बोला है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ है। अब उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। अब पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है अब यहाँ पे, तो क्या वो एक तो मैंने अभी बताया नहीं था, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द, जो है समेशन का मतलब है ये जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो है उनकी आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस कर लेनी है। पर यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है, तो आपको तो जो उसकी और उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी, एक ही तो वैल्यू है। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा होता ना तब आपको प्लस करनी पड़ती वो, फिर आप पहले यहाँ पे प्रोडक्ट का लिखते, फिर उसके बाद रिएक्टेंट्स का प्लस करके यहाँ पे जो है दूसरी साइड माइनस करके लिखते रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये मैं आपको भेजूंगी मैं आपको, अभी आपको दिख भी नहीं रहा। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात कर रही थी मैं, कुछ नहीं है, हीट एनर्जी चेंज है या फिर एंथैल्पी चेंज है उस रिएक्शन में, कंबस्शन रिएक्शन में होगी कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और उस सब्सटेंस का 1 मोल है, 1 मोल पर्टिकुलर सब्सटेंस, जैसे मैंने बोला ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट दे रहा है बहुत सारी, तो वो जो सब्सटेंस है उसका 1 मोल है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन बोल लो या एयर बोल लो, एक ही मतलब कि डेफिनेटली अलग है ऑक्सीजन एयर, ये ऑक्सीजन कंस्टिट्यूएंट है एयर का। ये कंबस्टर में कई बार बोलते हैं एयर के साथ रिएक्शन, पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो बोले कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो है जो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसका जो 1 मोल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है प्रोडक्ट के साथ हीट इवॉल्व कर रहा है बहुत सारी, उस रिएक्शन वो जो कंबस्शन रिएक्शन है, जो भी एंथैल्पी चेंज होगी ना, जो भी, दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। द हीट एनर्जी चेंज या फिर एंथैल्पी चेंज दैट इज अकम्पनिंग द कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन है ना जो आपका हमेशा ही एक्सोथर्मिक रहेगा क्योंकि वहां पे हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। कंबस्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट एनर्जी जो है इवॉल्व होगी, इसलिए आपका डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी। और कई बार क्या होता है ना कि एक और चीज़ याद रखना, कई बार जब रिएक्शन हो रहा होता है ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं है कि तो वो है पर्टिकुलर जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी ना उस रिएक्शन की, वो जो है वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
जहाँ पे एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है ज़रूरत की क्वांटिटी का ऑक्सीजन है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ उसके 1 मोल के साथ जो है रिएक्ट करके जितना ज़रूरी है जो है वो बना दे पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, उसे माना जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अगर उस पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी में जो है वो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी माना जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अगर उससे कम हुआ तो वो नहीं माना जाएगा, उसकी वैल्यू जो है एंथैल्पी चेंज की जो है रिएक्शन होगा, इवॉल्व भी होगी हीट बट पर उस जो है वैल्यू होगी ना वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नहीं होगी। जैसे कि मान लो ना आपका कार्बन है, कोई सी जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बस थोड़ी देर दे तो 5 मिनट्स में अभी क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है। अब लिमिटेड सप्लाई में जब आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ना कार्बन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और वहाँ पे जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो निकलेगी डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू होगी। अब उसकी वैल्यू 108.7 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, यहाँ पे मोल्स इनवर्स। अब लेकिन अब इसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नहीं मानेंगे इसको। कार्बन की कंबस्शन 1 मोल ऑफ कार्बन है रिएक्ट कर रहा है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ, तो जो वैल्यू आई डेल्टा एच जो है कंबस्शन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वो नहीं मानी जाएगी। अब एक जो है हमें ज़रूरी क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल गया, एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन, डेफिनेशन में भी यही बात कही गई है कि हीट एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज है that is accompanying the combustion of 1 mole of a substance in excess of air or oxygen। excess यहाँ पे लिमिटेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड में होगा तब नहीं मानी जाएगी वो वैल्यू। यहाँ पे एक्सेस हमने ले ली ना तो जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे जो है एक्सेस ली तो जो वैल्यू निकली दैट विल बी द रियल वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, वो रिप्रेजेंट करेगी। हमारी बॉडी में भी कंबस्शन होता है, जैसे ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं वगैरह वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिससे हम वी आर एबल टू फंक्शन आवर बॉडीज। फूड्स एंड फ्यूल्स है हमारी बॉडी में, फूड्स एंड फ्यूल्स, कंबस्शन ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स ये बड़ा कॉमन एग्जांपल है। फिर एक टर्म आता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, कैलोरीफिक वैल्यू होती है पर्टिकुलर टर्म है कि अमाउंट ऑफ हीट है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी जब एक पर्टिकुलर 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी फूड है या फिर फ्यूल है, पर्टिकुलर फूड और फ्यूल है, हम उसे बर्न करेंगे, हमारी बॉडी में फूड बर्न होता है, फ्यूल हम जैसे बर्न करते हैं, उसका 1 ग्राम है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी जो हमें उस पर 1 ग्राम ऑफ द फूड और फ्यूल को बर्न करेंगे जब हम, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी जो होगी दैट इज कॉल्ड योर कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ एंथैल्पी चेंज का वैल्यू लिख दिया मैंने, हीट का लिखना चाहिए था जूल्स में, कितनी हीट इवॉल्व होगी जब हम 1 ग्राम है पर्टिकुलर फूड और फ्यूल का जो लेंगे उसे बर्न करेंगे, जलाएंगे तो कितना निकलेगा हीट है, दैट इज कॉल्ड योर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, क्या समझे? बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछती हूँ फिर इसके बाद हम क्लास ओवर करते हैं। ये आज खत्म हो जाना चाहिए था, थोड़ा वो हुआ, बट आई प्रॉमिस ये कल मैं 110% खत्म कर दूंगी इस चैप्टर को। फिर आपका सैटरडे को जो है हम आपका सैटरडे नहीं संडे को आपका टेस्ट लेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, फाइन विद दैट, है ना वो चैप्टर आपके सिलेबस में? मैम कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग वाला। मैम अभी देखा नहीं। पहले मैं आपका सिलेबस देखती हूँ ना जो हमने कर लिया है ना उसके हिसाब से, नहीं तो फिर चैप्टर नंबर 1 का दोबारा ले लेंगे, जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा, ठीक है ना? नहीं तो फिर यही जो कर रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगी मैं आपको। मैम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हाँ हाँ, 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर है, 3rd चैप्टर यस मैम। मैम पीरियोडिसिटी 3rd वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हाँ वो चैप्टर तो हाँ आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर एक दिन आपका ना केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे। चलो फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव नाउ, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।